हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन जिसमें आज हम फ्यूचर टेंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके 4 टाइप्स हैं एंड सिमिलरली इन द प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस हमने डिस्कस किया था कि 4 टाइप्स क्यों होते हैं इन तीनों ही टेंसेस के। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स थे, पास्ट टेंस वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम बात की जा सकती है, क्योंकि ब्रॉडली 4 तरीके से बातों को बांटा गया है फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में एंड पास्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि वह बुक लिखेगा, ये फ्यूचर है। वह बुक लिख रहा होगा, दिस इज़ ऑल्सो फ्यूचर। एंड वह बुक लिख चुका होगा या उसने बुक लिख ली होगी, दिस इज़ ऑल्सो फ्यूचर। एंड अगर टाइम से रिलेट करके बोलें तो वह 2 साल से बुक लिख रहा होगा। अब ये 4 तरीक़ों से जो बात की जाती है, चारों ही फ्यूचर की हैं, इन्हें किस तरह से हम बात करेंगे वो हम इस टेंस में सीखेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन दिस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसा कि नाम से ही इंडिकेशन हो रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल जो बातें आएगी, जो सिंपली होंगी, ऐसा होगा, ये करेंगे, या वह बाज़ार जाएगा, वह खाना खाएगी। वी कैन से, आप कह सकते हैं कि इसमें गा, गे, गी का इंडिकेशन आप ले सकते हैं कि सिंपली जो बातें होती है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट, शैल और विल। अब शैल और विल में से हमें ये देखना पड़ेगा कि शैल किस सब्जेक्ट के साथ आएगा एंड विल किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। इस पे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। एट फर्स्ट हम एक बार ट्रांसलेशन पे ध्यान देंगे कि एक पूरे सेंटेंस को हमें सिंपल फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग कैसे बोलना है, एंड देन वी विल डिस्कस शैल और विल, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि शैल किसके साथ आएगा और विल किन सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। तो एक बार मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि शैल जो है वो हमें फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करना है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी अगर सब्जेक्ट हों तो हमें शैल, आई शैल, वी शैल यूज़ करना है। और एक्सेप्ट आई और वी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो हमें क्या यूज़ करना है, विल यूज़ करना है। तो एक बार आप इतना ध्यान रखिए। और अब हम ये जो सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन सी, जैसे ये सेंटेंस है, वह तुम्हारी मदद करेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा। अब जो ये करेगा, ये जो गा है, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस की जो स्ट्रक्चर है वो आप देखिए क्या है। पहले सब्जेक्ट आएगा, वह तुम्हारी मदद करेगा, मतलब वो क्या है, मेल है, ही है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। और ही के साथ शैल आएगा कि विल आएगा। अब आप देखिए कि आई और वी के साथ शैल आता है और उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो विल आता है। ये टेंस के अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है, ये टेंस के रूल हैं। तो इसमें ही के साथ विल आएगा ना, आई और वी के, अगर यहाँ होता कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो आई शैल आता। अब यहाँ पे आई नहीं है, वी नहीं है, तो यहाँ पे विल आएगा। ओके, एंड देन थर्ड स्टेप क्या है, वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें मदद करने का काम हो रहा है, तो मदद को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। हेल्प की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म हेल्प है, एंड देन देयर विल बी ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, मदद करेगा, विल हेल्प भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो तुम्हारी रह गया। एंड तुम्हारी को हम क्या ट्रांसलेट इंग्लिश में कहेंगे, यू, ही विल हेल्प यू। तो हमें जब इस तरह से बात करनी है कि वह तुम्हारी मदद करेगा, देन विल से ही विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। तो आई शैल, आई विल नहीं, अगर टेंस की बात करें तो वही ना, आई शैल। तो अब इसका नेगेटिव देख लीजिए। नेगेटिव इजी है, आपको पता ही है नेगेटिव कैसे बनते हैं। नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट हम लगा दें और हेल्पिंग वर्ब वो नेगेटिव बन जाता है। ही विल नॉट हेल्प यू, ही विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वांट, ही वॉन्ट हेल्प यू। एंड इफ़ वी वांट टू मेक इट्स इंटरोगेटिव, देन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे हम रख देते हैं, देन इट विल बिकम इंटरोगेटिव सेंटेंस कि क्या वह तुम्हारी हेल्प करेगा, विल ही हेल्प यू। सो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस, जो सिंपल फ्यूचर टेंस की बातें हैं, होगा, करेंगे, जाएगा, इस तरह की बातें वो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अब थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे
शैल और विल को लेकर, क्योंकि शैल और विल को लेकर कन्फ्यूजन सी बहुत रहती हैं। और आजकल वैसे तो आपने नोटिस भी किया होगा कि विल ही यूज़ हो रहा है, सभी सब्जेक्ट्स के आगे हम विल ही यूज़ करते हैं और शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है। देयर आर वेरी रेयर केसेस और एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज़ शैल। तो लेट्स सी, इसको क्लियर करते हैं इस कन्फ्यूजन को और किस तरह से शैल और विल वर्क करते हैं। देखिए, शैल और विल जो है वो इसमें कन्फ्यूजन का एक कारण ये भी है कि जो शैल और विल है वो हेल्पिंग वर्ब के अलावा मॉडल्स भी हैं। ये मॉडल जो हैं, मॉडल मतलब वो वर्ड्स जिनमें एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई कैन राइट, आई कैन मैं लिख, तो आई कैन राइट, यहाँ पे कैन जो है वो मॉडल है, क्योंकि कैन जो है वो मेरी एबिलिटी को बता रहा है कि मैं लिख सकती हूँ। आई कैन राइट, तो यहाँ पे कैन जो एक एक्सप्रेशन हो गया। बल्कि जब हम ये टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स जो भी हमने यूज़ की, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, क्या ये हमें कोई एक्सप्रेशन बताती है? नहीं, ये सिर्फ हमें बताती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल। क्या ये हमें कोई एक्सप्रेशन, इमोशन बताती है? नहीं, ये हमें क्या बताती है? ये हमें टाइम के बारे में बताती है। इज़, एम, आर से हमें इंडिकेशन होता है कि प्रेजेंट है, वॉज, वर जो है वो पास्ट है, विल, शैल हमें बताता है कि वो फ्यूचर है। अब विल शैल के दो रोल हो गए ना। शैल और विल जो है वो हमें एक तरफ तो कब हमें शैल और विल को कैसे यूज़ करें कि वो हमें सिर्फ फ्यूचर की बात बताए कि ये होगा, और शैल और विल को हम कैसे यूज़ करें, इसके यूज़ पे किस तरह से इसको यूज़ करें कि ये मॉडल बन जाए। मॉडल मतलब इनमें एक एक्सप्रेशन आ जाए। सो दैट वी नीड टू डिस्कस टुडे। तो इसमें आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल। तो ये बिल्कुल फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन हो तो शैल यूज़ होगा। यानी कि जो ग्रामर, जो टेंस कहता है, टेंस का रूल क्या है? टेंस मतलब जब हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और उसमें शैल और विल का हम यूज़ पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ टाइम के बारे में ध्यान देना है। टेंसेस आर रिलेटेड टू टाइम, तो हमें एक्सप्रेशन पे नहीं ध्यान देना है। तो जो टेंसेस के अकॉर्डिंग शैल और विल का यूज़ है वो ये कहता है कि आई और वी के साथ आप शैल यूज़ करेंगे तो वो फ्यूचर की बात को इंडिकेट करेगा। तो ये जैसे कि आई शैल, अगर मैं बोलूँ आई शैल यूज़ माई डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मीन्स होता है एबिलिटी। डिस्क्रेशन का मीन कुछ नहीं बता रही हूँ मैं, ज़्यादा इसमें टेंसेस का नहीं बता रही हूँ, ये डिस्क्रेशन का मीनिंग बता रही हूँ। डिस्क्रेशन मीन्स होता है एबिलिटी टू हैव वाइज चॉइसेस, कि हम जब अपनी विवेक का यूज़ करना है ना। तो वो कह रहा है कि मैं अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करूँगा। तो यानी कि जब वो कोई सिंपल सी बात कह रहा है, वो इसमें कोई यहाँ पे अपनी कोई विल नहीं बता रहा है या कोई स्ट्रेस डाल के नहीं कह रहा है कि मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। सिंपल, क्योंकि टेंस का रूल, टेंस की जब हम बात मानेंगे ना, टेंस कहता है आई और वी के साथ शैल यूज़ करना है, तो सिर्फ हम फ्यूचर, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वो सिर्फ फ्यूचर की बात होगी। वो कह रहा है, वो सिंपल बात कर रहा है कि आई शैल यूज़ माई डिस्क्रिप्शन। इसे और सिंपली बोलें, वो कोई अगर ये कह रहा है कि आई शैल बाय अ विला, तो उसका वो फ्यूचर प्लान है, उसमें उसकी कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कि भाई मैं ये काम करूँगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टेंसेस के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल यूज़ करना है, तो सिंपल हम फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं कि आई शैल बाय अ विला, मैं एक विला खरीदूंगा, दैट्स ऑल। उसके बाद अब विल का यूज़ सिंपल सा है कि विल कब यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन नहीं है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी नहीं है, तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें फ्यूचर को इंडिकेट करना है, तो हमें क्या यूज़ करना है? विल यूज़ करना है। ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ विल यूज़ करेंगे तो हमें फ्यूचर को इंडिकेट कर पाएंगे। ही विल यूज़ इज डिस्क्रेशन, वो अपना डिस्क्रेशन यूज़ कर लेगा। ही हैज़ सेंस, तो वो सिंपल सी बात कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हाँ उसे करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी फ्यूचर की बात हो रही है। शी विल अराइव एट 7 o'clock, कि वो पहुँच जाएगी, और ये ठीक है, फ्यूचर की ये इंडिकेशन है, और हम एक कह रहे हैं कि 7 o'clock को पहुँच जाएगी, दैट्स ऑल, देयर इज़ नो एक्सप्रेशन। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो विल और शैल है, यहाँ तक टेंसेस, जब वो टेंसेस के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनकी हम बात मान के काम कर रहे थे कि आई वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है, तो वो सिर्फ एक फ्यूचर इंडिकेशन था। लेकिन जैसे ही हम ये जो विल शैल का रूल है, इसको हम स्वैप करते हैं, स्वैप मतलब हम इसको एक्सचेंज करते हैं,
जब हम विल और शैल का जो रूल है उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, उसको हम कह सकते हैं इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे विल शैल का रूल क्या था, आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए तो ये मॉडल बन जाते हैं। इनमें एक एक्सप्रेशन आ जाता है। देखो अब आई के साथ वी के साथ शैल लगाना है तो सिर्फ फ्यूचर की बात करेगा ये। जैसे ही आई और वी के साथ आपने विल का यूज़ कर दिया, इंटरचेंज कर दिया यूज़ को, और ही शी इट के साथ शैल का यूज़ कर दिया, तो उनमें एक एक्सप्रेशन आ जाता है, एक डिटर्मिनेशन आ जाता है, कोई ना कोई इमोशन आ जाता है। अब वी हैव स्वैप द यूज। अब इसमें देखो आई विल यूज़ माई डिस्क्रेशन, तो एम्फेसिस हो रहा है यहाँ पे वो एम्फेसाइज कर रहा है कि मैं अपने डिस्क्रेशन का यूज़ करूँगा, वहाँ पे मैंने किसी की बात नहीं माननी है। मतलब वो दृढ़ संकल्पित है कि उसने अपने डिस्क्रेशन का यूज़ करना है, कोई इमोशंस में नहीं आना है। या फिर आई विल से विल, मैं मतलब मेरी विल का यूज़ करूँगा मैं, मैं बिल्कुल डिटरमिन्ड हूँ। उसके बाद अब ही शैल, ही के साथ विल जो है वो तो ही शी इट के साथ आ रहा था, लेकिन हमने इंटरचेंज कर दिया तो मॉडल बन गया। अब ही के साथ शैल लगाने का मतलब यहाँ पे एम्फेसिस हो गया कि वो अपनी डिस्क्रेशन का यूज़ करेगा वहाँ पर। ही शैल यूज़ हिज डिस्क्रेशन, या अगर चलो इसे बिल्कुल सिंपली बोलें, अगर मैं ये बोलूँ कि आई विल बाय अ विला, तो यानी कि यहाँ पे ये बात मैं सिंपली नहीं बोल रही हूँ, मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, मैंने आज ये निश्चय किया है कि आई विल बाय अ विला। और अगर मैं ये कहूँ कि ही शैल बाय अ विला, अब ही शैल बाय अ विला एक सिंपल बात नहीं रह गई है, वह खरीदेगा ही खरीदेगा विला, उसने सोच लिया है, ही शैल। तो यहाँ पे एम्फेसाइज के लिए जो मॉडल्स के फॉर्म है, तो इसीलिए विल शैल में इतना कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई कभी तो सबके साथ विल आ जाता है। और एक और इसमें बात ये भी है कि आजकल विल का ही यूज़ हो रहा है सभी सब्जेक्ट्स में। इट्स जैसे कि अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो विल का ही यूज़ किया जा रहा है, और बहुत कम रह गया है शैल का यूज़, ना के बराबर रह गया है। तो इसमें आजकल कोई ज़्यादा इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि विल शैल, ये तो हमें अगर ग्रामेटिकल न्यूएंसेस बिल्कुल हम डिटेल्स में जाएं तो हमें थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए कि विल शैल के एग्जैक्टली यूज़ क्या है और मॉडल्स के ये कब बन जाते हैं। अदरवाइज़ आप सब्जेक्ट्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा डिटेल में यूज़ करना है दैन यू मस्ट नो इट, है ना। तो अब आप देखिए आगे यूज़ लेकिन एक चीज़ और है। देखो अब आप कहें कि फिर तो शैल की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही है। हाँ, आप नहीं सुनते शैल, बिल्कुल हम अक्सर नहीं सुनते इन आर डेली यूसेज में, हम शैल को नहीं सुन रहे हैं, हम विल को ही सुन रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस है जो स्पेसिफिकली शैल के लिए ही हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछना है ना, अगर क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप ये शैल और विल को विल की जगह शैल की जगह विल नहीं रख सकते, फिर आपको शैल ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है विल और शैल का, अगर क्वेश्चन पूछना है तो देखिए आप शैल वी डिस्कस दिस मैटर टुमारो, अब वी के साथ शैल आया था ना, टेंसेस कह रहे थे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आपको शैल ही लगाना पड़ेगा वी के साथ, और दे के साथ विल ही लगाना पड़ेगा। विल दे डिस्कस दिस टुमारो, शैल आई टॉक इन अ स्कॉटिश एक्सेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, शैल आई, विल आई टॉक ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे शैल ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। व्हाट शैल वी टॉक अबाउट, वी, देखो क्वेश्चन में आई और वी के साथ आप शैल यूज़ करें तो ही वो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेंगे। तो क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली शैल अभी तक रिजर्व्ड है, सो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस देख सकते हैं शैल की। सो लेट्स बिगिन नाउ, लेट्स प्रोसीड आर पैसिव वॉइस। अभी हमने एक्टिव वॉइस सीखा कि वह हेल्प करेगा, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव था कि वह हम ये करेंगे या वह ये करेगी, या जिस तरह से सब्जेक्ट एक्टिव थे ना। और विल शैल का हमने डिफरेंस समझा कि विल शैल में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस, जैसे कि वॉइस भी हम साथ साथ में कर रहे हैं एक्टिव वॉइस के, तो हम पैसिव वॉइस अब सीखेंगे, और 5 रूल्स अब आपने बहुत यूज़ कर लिए हैं। तो आई होप कि अब आप इजीली इसे बिल्कुल कन्वर्ट कर पाएंगे पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस है, देखिए दिस इज़ एक्टिव वॉइस। ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगा, तो जो पढ़ाएगा वो फर्स्ट नंबर पर है, तो एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव बनाइए। फर्स्ट रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी,
वर्ब के जस्ट बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई बन जाएगा ना, आई। उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब विल दे रखी है ना, विल है, विल यानी कि विल मतलब फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में विल और शैल में से कोई एक आएगा, और विल और शैल किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और आपको पता है कि आई और वी के साथ क्या लगता है, विल या शैल, शैल लगता है, बिल्कुल टेंसेस की डेफिनेशन की बात करें तो आई शैल। और एक चीज़ और ऐड हो जाती है, जैसे कि आपने देखा था कि पैसिव वॉइस में हैज़ और हैव आए थे तो बीन ऐड हुआ था, और पैसिव वॉइस बनाते टाइम जब आईएनजी आया था तो मेन वर्ब से पहले बीइंग ऐड हुआ था। वैसे ही विल शैल के केस में पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या ऐड हो जाता है, विल शैल के बाद बी ऐड हो जाता है। ओके, दिस ये आपको यहाँ पे जैसे कि सेकंड जो स्टेप है वो बड़ा ही एक्सपेरिमेंटल रहेगा आपका, और तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो गया है, विल शैल में भी बी लग गया है। एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। एंड देन फोर्थ स्टेप बाय आ जाएगा, और देन फिफ्थ स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट है ही तो इसका ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव कन्वर्टेड एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ही विल टीच मी एंड आई शैल बी टॉट बाय हिम। अब इसका आप नेगेटिव भी बना लीजिए साथ साथ में, ही शैल बी, आई शैल बी टॉट बाय हिम, तो इसका नेगेटिव शैल के बाद नोट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा आई शैल नॉट बी टॉट बाय हिम। और शैल नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, शैंट होता है। विल नोट का वॉन्ट था, ये शैंट होता है, आई शैंट बी टॉट बाय हिम। उसके बाद अगर आपको इसका क्वेश्चन बनाना है तो क्या मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो शैल आई बी, हेल्पिंग वर्ब को आप बिल्कुल सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, शैल आई बी टॉट बाय हिम। सो दिस वाज आवर सिंपल फ्यूचर टेंस, विल शैल का डिस्टिंक्शन, और उसके बाद हमने उसका पैसिव बनाया। सो दिस वाज सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस क्लियर हो गया होगा, विल शैल के जो डिफरेंस है, जो माइन्यूट डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन में शैल की क्या इंपॉर्टेंस है दैट इज़ क्लियर नाउ। सो चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं, और इसका नाम ही बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि फ्यूचर में कोई एक्शन जब कंटिन्यू होता है तो इस टेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, तो जहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वाक्य आते हैं, वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है। सो लेट्स बिगिन द ट्रांसलेशन। अब इसमें हिंदी में क्या सेंटेंस आपके सामने, कल इस समय वह डॉक्यूमेंट्री देख रहा होगा। अब इस तरह के सेंटेंस पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर अप्लाई होने वाली है, उसकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कहती है सब्जेक्ट शैल और विल में से कोई एक, बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ देखिए, कल इस समय, तो इस तरह से आपके एड ऑन्स भी ऐड होते रहेंगे। जैसे एक तो बेसिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम सब्जेक्ट देखते हैं, वर्ब देखते हैं और ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो भी हमें ऐड करनी आनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कल इस समय ऐड कर दिया है। तो कल इस समय की पहले इंग्लिश आप कर दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस, इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल आगे पीछे ऐड भी कर पाएंगे इन तीन चीज़ों के अलावा। कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एट दिस टाइम टुमारो कोमा, वह डॉक्यूमेंट्री देख रहा होगा, बिजी है, वह डॉक्यूमेंट्री देख रहा होगा, ही है ना वो, तो ही के बाद शैल और विल में से क्या आएगा, टेंसेज अब आपको याद हो गए होंगे। शैल तो सिर्फ आई और वी के लिए रिजर्व है, और वो भी अब नहीं रहा है ना, वो भी अब विल यूज़ कर सकते हैं आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन। लेकिन चलो अब टेंस कर रहे हैं तो टेंसेस को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं ना। तो ही विल, तो ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा ना, शैल आई वी के लिए है ना, तो विल आ जाएगा, ही विल एंड देन बी, स्ट्रक्चर में बी है, सो विल और शैल के बाद बी आएगा जब रहा होगा का केस होगा। और डॉक्यूमेंट्री देखने को वॉच कहते हैं, तो वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग बन गया, एंड देन व्हाट विल रिमेन, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री बचा। कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो, वह ही देख रहा होगा, विल बी वॉचिंग, और क्या वॉचिंग, डॉक्यूमेंट्री, वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट्री। तो इस तरह से जब हमें इस तरह से बात करने की हो रहा होगा तो हमें क्या कैसे बोलेंगे उसको,
विल बी लगा के, विल बी डूइंग, विल बी वर्किंग, विल बी स्यूइंग, व्हाटएवर। अब इसका नेगेटिव बना लीजिए, इट्स ऑल्सो ईजी। नेगेटिव कैसे बनेगा, विल के बाद आप नोट लगा दीजिए, विल नॉट, वॉन्ट, ही वॉन्ट बी वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट्स इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, देन इट विल बिकम क्वेश्चन, विल ही बी वॉचिंग, क्या वो इस टाइम डॉक्यूमेंट्री देख रहा होगा, विल ही बी वॉचिंग द डॉक्यूमेंट्री। ओके, ठीक है। तो ये द भी है डॉक्यूमेंट्री के आगे। अब ये जो द है वो थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये जो द है डिटरमिनर है। डिटरमिनर्स आपने पढ़े होंगे कभी, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि स्थिति क्या है उस चीज़ की, हम क्या सेंस देना चाह रहे हैं। और जब किसी चीज़ के आगे द लग जाता है ना, ये देखो द डॉक्यूमेंट, तो हमें पता है वो चीज़ का, हमें ज्ञान है। जैसे मैं कहूँ कि अ गर्ल वॉज गोइंग, अ गर्ल वॉज गोइंग, अ लगा दिया ना, ए भी डिटरमिनर है। आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ए एंड द। तो अ गर्ल इज़ पासिंग मतलब कोई लड़की जा रही है, मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन मैं ये कहूँ कि द गर्ल वॉज पासिंग, द गर्ल वॉज गोइंग, तो मतलब ये सेंस निकल रहा है कि सामने वाले सुनने वाला समझ जाएगा दैट मैम नोज़ कि वो गर्ल कौन है, बिकॉज मैम कह रही हैं कि द गर्ल, अ गर्ल नहीं, तो अ गर्ल मतलब कोई, आई डोंट नो अबाउट। सो अ डॉक्यूमेंट्री अगर होता तो क्या होता कि आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री देखने वाला है, लेकिन जब द डॉक्यूमेंट्री है तो आपको ज्ञान है कि वो डॉक्यूमेंट्री कौन सी देख रहा होगा कल इस टाइम ना। सो थोड़ा सा ये डिटरमिनर्स का था, एंड आई हैव एडेड दिस इन माई लेक्चर। सो साइड बाय साइड आप थोड़ी ये छोटी छोटी चीज़ें भी समझते रहिए, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन नाउ इट्स पैसिव। अब देखिए पैसिव जो है वो सिंपल रूल, जो मॉडर्न इंग्लिश है वो ये कहती है, या जनरली इंग्लिश में ये कहा जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, नहीं बनाया जा सकता, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट फिर वहीं माइकल स्वान आ जाते हैं। माइकल स्वान ने जो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज जो बुक लिखी है उन्होंने, उसमें उन्होंने एक पॉसिबिलिटी दी है कि आप इनका, इस तरह के वाक्यों का जिनका जनरली कहा जाता है कि नहीं पॉसिबल पैसिव या रिवर्स में हम नहीं बात कर सकते, तो उन्होंने एक पॉसिबिलिटी दी। वो पॉसिबिलिटी मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसको करेक्ट करे, मैं फिर एक आपको प्रिकॉशन यहाँ दे देती हूँ, बट फिर भी हमें ये पॉसिबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए ये सब्जेक्ट है द बॉयज़ विल बी प्लेइंग हॉकी। अब ये सेंटेंस किस कैटेगरी में आ रहा है, किस टेंस की में आ रहा है, ये आ रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि विल बी आईएनजी आ गया ना। बॉयज़ हॉकी खेल रहे होंगे। अब इसको बनाइए पैसिव। पैसिव में बिल्कुल 5 रूल है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, दूसरा स्टेप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, तो विल बी आ जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है, अब विल बी, अब आईएनजी देखते ही आपके मन में क्या आ जाना चाहिए, बीइंग आ जाना चाहिए। आपको बिल्कुल यहाँ पे हो जाना चाहिए कि यहाँ तो बीइंग आएगा, है ना। तो ये बीइंग पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ बी और बीइंग एक साथ आ गए हैं, तभी वो मना किया था कि पैसे में नहीं करना, है ना। बी, अब उसका आईएनजी आती है तो बीइंग लगा दिया, पैसे बना रहे हैं। और थर्ड रूल था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फोर्थ बाय था, एंड फिफ्थ रूल था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो द बॉयज़ लास्ट में आ गया। हॉकी विल बी बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, एंड negative is very easy, will not, hockey want to be being played by the boys, and if you want to make its interrogative, then will को आपने उठा के फर्स्ट प्लेस पे रख देना है कि will hockey be being played by the boys, क्या हॉकी बॉयज़ के द्वारा खेली जा रही होगी। तो इस तरह से आप ये पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसका एक पॉसिबिलिटी है, इट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू आर इन नीड ऑफ स्पीकिंग सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। अदरवाइज जनरली बिल्कुल ग्रामेरियंस के टिपिकल रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये नहीं पॉसिबल, है ना। बट विद द रेफरेंस ऑफ दिस माइकल स्वान बुक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज पेज नंबर 458 पे ये पॉसिबिलिटी दी हुई है, एंड वी कैन टेक दिस in some cases. So that's all for today, and in the next session we are going to discuss future perfect tense and future perfect continuous tense. तो हमारे tenses complete हो जाएंगे next session में, and then we'll discuss the chart, the whole chart, and another tips and tricks that how can we make it more easy, tenses को और easier way में हम कैसे implement कर सकते हैं daily usage में. So this is all what I have to
tell you for today. Have a nice day. Keep learning. Thank you for now.